6.14. A molecule in a gas container hit a horizontal wall with a speed of 200 meter per second and angle 30 degree with the normal. And the rebounds with the same speed. Its momentum conserved in a collision. Momentum conserved मतलब उसको दे दिया गया है. As the collision is elastic या inelastic. अब देखो, समझिए कंटेनर की वॉल 30 डिग्री पे कोलाइड होगा, ऐसा बताया ना कि रिबाउंस 30 पे होता है. The molecule in a gas container hit horizontal wall with speed of 200 meter and angle 30 degree. Okay. With the normal and the rebounds with the same speed. क्योंकि according to rule of reflection जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वो वापस जाएगा और स्पीड दोनों टाइम इक्वल दी है. सपोज इनिशियल को u करके लिखेंगे, फाइनल v होगा, लेकिन u और v दोनों इक्वल. स्पीड उन्होंने का क्या बताया, इक्वल. और वो स्पीड कितनी, 200 मीटर पर सेकेंड. अकॉर्डिंग टू मोमेंटम सपोज आप चेक करेंगे ना, तो ये वेक्टर इफेक्टिव वेक्टर यहां मिलेगा. ये जो वेक्टर ना ओरिजिन से, जब भी आपको कभी भी वेक्टर की कुछ भी एक्सप्रेशन देनी तो ओरिजिन से देनी, मतलब ये वाला वेक्टर यहां से मिल सकता है. ये इनिशियल मोमेंटम p1 और इसी डायरेक्शन में हम फाइनल मोमेंटम जिसको हम p2 लिख सकते हैं, p1 और p2. ओके चलो इसकी हम कंपोनेंट बनाएंगे तो x वाली जो होगी इसको हम ये इनिशियल तो mu cos 30, ये mu sin 30, y कंपोनेंट sin, x कंपोनेंट क्या होगा cos. ओके सिमिलरली जो p2 मिला, p2 के भी हम कंपोनेंट बनाएंगे. x कंपोनेंट mv cos 30, mv sin 30, mv sin 30, दोनों मास तो इक्वल रहेगा. ये इस डायरेक्शन में है लेकिन ओरिजिन से बताए तो यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा. डायग्राम के हिसाब से ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव. फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ओके तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m इंटू यू. m इंटू क्या लिखेंगे, u. अब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे. सपोज x कंपोनेंट लिखा है तो क्या लिखा है, माइनस mu cos 30, माइनस mu cos 30. चलो m तो है ही नहीं, मास तो दिए नहीं, ये 200 cos 30 √3/2, सो माइनस 100 √3m. ये x कंपोनेंट होगा. क्या हो गए, x कंपोनेंट. न y कंपोनेंट, y कंपोनेंट यहां मिलेगा, सॉरी क्योंकि ये हमने लिया p1. x कंपोनेंट तो नेगेटिव साइड, y कंपोनेंट पॉजिटिव साइड, तो क्या होगा mu sin 30. मास हम नहीं जानते, स्पीड 200 है ही, sin 30 1/2, सो आंसर 100m होगा, 100m. ओके नाउ फाइनल मोमेंटम p2, फाइनल मोमेंटम p2. जस्ट अ मिनट. ओके फाइनल मोमेंटम ये होगा. फाइनल मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, m इंटू v
इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, तो m इंटू v। तो इसका भी x कंपोनेंट लिखो, x कंपोनेंट मतलब ये x कंपोनेंट जो आएगा इस डायरेक्शन में होगा इतना, क्या लिखेंगे, mv cos 30, मास नहीं दिया, v दिया 200, cos 30 √3/2, √3/2 क्या रखेंगे इसके लिए, 100√3 m, ये भी √3 है, 100√3 m। ओके, नाउ y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट तो वही होगा mv sin 30 m 200 sin 30 1/2, so now 100 m। अगर कंपैरिजन करो, ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों की मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट और y सॉरी x कंपोनेंट इनिशियल x कंपोनेंट फाइनल, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। सिमिलरली y कंपोनेंट भी क्या है, इक्वल। ओके, और दोनों की स्पीड भी इक्वल है, दोनों की मास भी इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होगा, और मोमेंटम कंजर्व होगा तो लिख सकते हैं नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mu², बराबर, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। इसका मतलब क्या, मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व होगी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, 1/2 mu² एंड 1/2 mv²। ओके, जब मोमेंटम कंजर्व होगा, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, तो इसका मतलब ये जो है वो इलास्टिक कोलाइजन होगा। अब आप दर्पण से चेक करो, उन्होंने कैलकुलेट करने के बाद लिखा है नाउ द वैल्यू ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v आर सेम, द मास आल्सो सेम, सो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² एंड 1/2 mv² is also same, and the momentum before collision, momentum after collision, ये दोनों भी इक्वल है। जब मोमेंटम इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो इसका मतलब ये कोलाइजन कौन सा होगा, इलास्टिक कोलाइजन होगा। ये हमने एक्स कंपोनेंट लिखा है, ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है इसलिए माइनस आया, क्लियर। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं भी है, विदाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट करके लिखेंगे तो माइनस नहीं लिखना है, तो दोनों की कंपेरिजन इक्वल हो जाएगी। ओके, और इनिशियल एंड फाइनल स्पीड इक्वल है, दोनों की मास इक्वल है। इसका मतलब एक चीज है, इलास्टिक कोलाइजन पे क्या चेक करना है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब वो इलास्टिक कोलाइजन होगा, क्लियर। तो 6.14 इलास्टिक कोलाइजन होगा, क्लियर। ये डायग्राम में यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बार वरना देख रहे हो दर्पण से, यहाँ से पैटर्न चेंज हुई है, सब मोमेंटम के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। डन सर, बराबर है। बाकी किसी को डाउट? बोलो। सिक्स 6.13 से जितने न्यूमेरिकल दिए, सॉरी 6.14 से 13 भी ऐसे डिफरेंट ही था, ये सभी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं, सिमिलर क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। ओके, नाउ 6.15 a pump on a ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank
is 40 meter above the ground and the efficiency of a pump is 30%. How much electric power is consumed by the pump? ओके सबसे पहले तो पावर इज इक्वल टू वर्क पर टाइम। यहाँ mgh जितना वर्क करना पड़ेगा, कितना mgh जितना। ओके अब mgh के अंदर m तो है ही नहीं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम सॉरी मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, gh divided by t. Okay, so now volume is 30 meter cube, sorry, volume 30 meter cube. Density of water in MKS is a 1000, पहले भी ये बताया था, CGS में 1, MKS के अंदर 1000. Okay, G is equal to 10 या 9.8, 9.8 10 नहीं लिख के दिया उन लोगों ने। हाइट 40 मीटर और टाइमिंग 50 मिनट, तो सेकंड में सिंप्लीफाई करो, समझो 0 कैंसिल, 196 डिवाइड बाय 15 into 10 raised to 3, 196 डिवाइड बाय 15 10 raised to 3, आंसर क्या होगा? क्या आंसर मिलेगी? बोलो। वन 196 डिवाइड बाय 15, 196 डिवाइड बाय 15 करे तो सर 13.06, 13.06, उसके बाद कुछ है 13.06 बाद में 66666 ऐसा ही है। हाँ तो 7 कर दो, इसका मतलब उसे 13.07 किलोवाट ऐसा लिखा है, 13.07 किलोवाट। मतलब अब एक चीज और, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट पावर, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब एफिशिएंसी कितनी थी? 30%। ओके एक मिनट, हमको इनपुट पावर देना है कितना? आउटपुट पावर अपॉन, ओके आउटपुट पावर तो हमने कैलकुलेट किया, कितना होता है? 13.07 इंटू 10⁻3, 30%, परसेंटेज नहीं लिखना है, so डिवाइड बाय 100.3। ओके 10⁻3 साइड में रख दो, इसको सिर्फ डिवाइड करके दो, 130.7 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 130.7 डिवाइड बाय 3 43.56, 43.56 किलोवाट इतना पावर देना पड़ेगा। ओके उन लोगों ने और एक पॉइंट शिफ्ट किया है कि ये 5 से ज्यादा आगे ऐड कर दो, 43.6 किलोवाट इनपुट पावर देंगे तो आउटपुट 13.07 मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी ओनली 30%। ओके तो पहले तो क्या कि जो वर्क करना है उसकी पावर मैंने कैलकुलेट की, तो ऊपर तक पानी ले जाना तो कितना पावर यूज करना पड़ेगा, ये आउटपुट है। ओके एफिशिएंसी कितनी थी? 30%, जितने परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मतलब 0.3
और इससे क्या मिलेगा आपको, इनपुट मिलेगा। कभी ऐसा भी होगा इनपुट आउटपुट दोनों देंगे तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, या इनपुट दिया एफिशिएंसी दी तो आउटपुट कैलकुलेट करो। चेंज कुछ भी हो सकता है लेकिन मेथड यही रहेगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.16। आज हमने 6.14, 15, 16 two identical ball bearing in contact with each other, resting on a frictionless table, are it hit on by another ball bearing of the same mass moving initially with the speed of v. If the collision is elastic, which of the following figure is a possible result after collision? अब देखो इसमें डायग्राम चाहिए। सब डायरेक्ट ड्रॉ कर दो, पता चलेंगे। एक और ये दोनों कांटेक्ट में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उन्होंने क्या बताया, ये v वेलोसिटी से जाएगा, इसके साथ कोलाइड होगा। अब इसके लिए उन्होंने 3 डायग्राम बनाए। पहली डायग्राम कोलाइड होने के बाद फर्स्ट स्फीयर की वेलोसिटी 0 और सेकंड और थर्ड मूव विथ v/2, दोनों की हाफ हाफ वेलोसिटी होगी, v/2 वेलोसिटी सॉरी होगी। ठीक, सेकंड में ऐसा बताएं फर्स्ट एंड सेकंड वो स्टेडी रहेंगे, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और थर्ड जो है वो v वेलोसिटी से जाएगा। और थर्ड ऑप्शन ऐसा दिया कि तीनों साथ में मोशन करेंगे विथ v/3 वेलोसिटी। क्वेश्चन फिर से पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलाइजन। पॉसिबल रिजल्ट इस तरह का चाहिए कि जिसके अंदर इलास्टिक कोलाइजन मिलना चाहिए। इलास्टिक कोलाइजन का मतलब कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल के आई इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर, 1/2 mv1 स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी भी दी है, इसका मतलब 1/2 mv स्क्वायर। नाउ इन फर्स्ट केस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, क्या लिखेंगे 1/2 mv2 स्क्वायर 1/2 mv3 स्क्वायर। लेकिन 1/2 दोनों के लिए इक्वल ही होगा, ये दोनों के लिए वेलोसिटी तो इक्वल ही है, तो क्या लिखेंगे, दोनों की एडिशन इक्वल कर देंगे तो 1/, चलो अलग अलग लिखते हैं, 1/2 m v/2 1/2 m v/2 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, v स्क्वायर बाय 4, इसके लिए भी v स्क्वायर बाय 4। ओके, so 1/8 mv square plus 1/8 mv square, so 1/4 mv square। फर्स्ट केस में ऐसा होगा। फर्स्ट केस तो पॉसिबल नहीं, इलास्टिक का मतलब क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड, केस सेकेंड, ये दोनों की तो काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मतलब 1/2 mv3 स्क्वायर। ओके, v3 के लिए भी क्या लिखा उन लोगों ने, v वेलोसिटी है। दिस आंसर इज पॉसिबल, राइट आंसर। क्यों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, आफ्टर कोलाइजन 1/2 mv स्क्वायर। मतलब ये केस पॉसिबल है, ये जब इसके साथ कोलाइड होगा दोनों स्टेडी हो जाएंगे, पीछे वाला जो स्फीयर यहाँ कोलाइड हुआ ये उतनी वेलोसिटी से आगे जाएगा, इज इट पॉसिबल, मतलब ये राइट। और एक नंबर 3 केस 3 करके लिखना है, जब मतलब तीनों जाएंगे ये f के f 3 × 1/2 mv स्क्वायर, सारे तीनों के लिए हो जाएगा।
3 into 1 by 2 m. Velocity is v by 3 whole square. V by 3 whole square. So 3 into 1 by 2 m. V square by 9. V square by 9. 3 3 कैंसिल कर लो. 1 by 6 m v square. तो सही आंसर कौन सा? केस 2 ओनली द पॉसिबल डायग्राम है कि जहां इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल मिलती है. बाकी ये दोनों डायग्राम गलत, ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर? 6 पॉइंट पहले एक बार चेक कर लो. चलो फिर भी क्या क्या लिखना है, स्टेटमेंट प्रॉपर्ली होने चाहिए. जब वो पढ़ रहे तो 6.17 पे एक बार पढ़ लो, इसमें कुछ है ही नहीं. वो क्वेश्चन कभी भी आपको न्यूमेरिकल के तौर पे नहीं पूछेंगे. सिक्स 6.17 पढ़ लो, समझ में आएगा. फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. उन लोगों ने ऐसा कुछ बताया कि यहाँ एक रेजिस्टिव सपोर्ट है, ये पेंडुलम है, लेकिन पेंडुलम 30 डिग्री तक ले गए. ये टेबल के ऊपर यहाँ एक स्फीयर है, ये स्फीयर बी इसके लिए मास m, ये स्फीयर ए इसके लिए मास m, और ये आके इसके साथ कोलाइड होगा. Bob A of a pendulum released from a 30 degree with the vertical hits another bob B of same mass at a rest on a table as shown in figure. How much high, okay, does the A rise after the collision? Neglect the size of the bob and assume that the collision be the elastic. इलास्टिक होगा तो इसका मतलब सेम मास, और जब इसके साथ कोलाइड होगा मतलब यहाँ स्टेडी हो जाएगा. ए बी की जगह पे स्टेडी होगा, मतलब पेंडुलम यहाँ स्टेडी हो जाएगा. अपनी पूरी एनर्जी वो बी को दे देगा. ओके, और बी जितनी वेलोसिटी से कोलाइड होगा उतनी वेलोसिटी से आगे जाएगा. ये जब इसके साथ कोलाइड होगा ए मतलब यहाँ पेंडुलम स्टेडी हो जाएगा, और बी उतनी वेलोसिटी से आगे जाएगा. मतलब ए स्फीयर ऊपर नहीं जाएगा. उसने कितना मतलब बताया किस हाइट तक जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये बी की जगह स्टेडी हो जाएगा. ए बी की जगह स्टेडी होगा, और बी ए जितनी वेलोसिटी से ही आगे हॉरिजॉन्टल सरफेस में मोशन करेगा. इससे ज्यादा इसमें नहीं लिखना है, मतलब ये एमसीक्यू की तरह पूछा गया है. ओके चलो, सिमिलर एग्जांपल 6.18. Similar example 6.18. Bob of pendulum is released from the horizontal position if the length of a pendulum is 1.5 meter. What is the speed
at the bob at the lowermost point, given that they estimate 5% of the initial energy against air resistance. हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे ए बताया, मतलब यहां से वो यहां तक आएगा। बी तक ये ओरिजिन, हाइट दी उसने कितनी लेंथ उतनी हाइट, ये 1.5 मीटर, एच डी क्या होगा 1.5 मीटर ही होगा। अब जब यहां से उसको फ्री किया जाएगा, जब इसके साथ वो कोलाइड होगा तो इसकी एनर्जी 5% डिक्रीज हो जाती है। 5% डिक्रीज होना मतलब पहले तो एनर्जी में चेंज क्या होगा कि जब ए पॉजिटिव एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh, लेकिन जब ये फिर इसके साथ कोलाइड होगा सो 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन उन लोगों ने हमको क्या बताया, बट 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 95% ऑफ mgh। ये स्फीयर ऊपर से यहां तक आता है तो 5% एनर्जी रेजिस्टिव फोर्स के सामने लॉस हो जाती है। तो जब इसके साथ कोलाइड होगा द रिमेनिंग पार्ट इज 95% ओनली। ओके, सो नाउ यू गेट वेलोसिटी, कैलकुलेट किया। ओके, स्पीड ऑफ, ओके वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। पहले तो 1/2 mm कैंसिल कर दो, so v square by 2 is equal to 0.95 gh, and therefore v square is equal to 2 into 0.95 gh स्क्वायर में ले जाएंगे, कंप्लीट। ओके, सो नाउ v is equal to 2 into 0.95, g की वैल्यू दी है नहीं, 9.8 and 1.5। ओके, कैलकुलेट करके आंसर दो। सर 5.2848 5.2848 मीटर पर सेकेंड, 5.2848 मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेसी नहीं तो 5.3 भी लिख सकते हैं। क्लियर, सिंपल था, लेकिन पहला ऐसा न्यूमेरिकल मिला जहां चेंज इन एनर्जी वाली फॉर्मूला आई। चेंज एनर्जी मतलब किसी एक एनर्जी को सेकंड में चेंज किया, यहाँ पोटेंशियल था, यहाँ के बाद वो काइनेटिक में हुआ, और वो भी बताया कि आते वक्त रेजिस्टिव फोर्स के हिसाब से 5% डिक्रीज होता है। क्लियर, ओके। 6.19 इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी a trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with the speed of 27 km per hour on a frictionless track. After a while, the sand start leaking out of a hole on a floor of a trolley, a rate of 0.05 kg per second. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? ये तो कुछ नहीं होता ना, सिंपल चीज है, समझो। एक ट्रक के अंदर ये उसने ट्रॉली बताया, लेकिन सपोज ट्रक के अंदर ये सैंड बैग या कुछ भी जा रहा है, ओके, और सपोज किसी सैंड बैग के अंदर हॉल हो गया, सैंड 0.05 kg पर सेकंड से लीक होना शुरू हो गया, तो लीक होगी कहाँ गिरेगी? वो ट्रक के फ्लोर पे ही गिरेगी। ट्रक से बाहर गिरती तो ट्रक की मास डिक्रीज होती, ट्रक से सपोज बाहर गिरती ना तो ट्रक की मास डिक्रीज होती है। पहले भी हमने बताया F सही कब है? जब मास कांस्टेंट। सपोज ट्रक की मास डिक्रीज होती ना तो ज्यादा स्पीड से ज्यादा, लेकिन वो क्या पता है कि वो लीक होने के बाद गिरती कहाँ है? ट्रक के अंदर ही गिरती है, और ट्रक के अंदर गिरेगी तो सिस्टम की टोटल मास रिमेन कांस्टेंट।
और सिस्टम की टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, तो उसकी स्पीड में कुछ चेंज नहीं आएगा। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वो आगे जाएगी, क्योंकि लीक होने के बाद जो भी गिरता है वो तो ट्रक में ही गिरता है। ओके, सो टोटल मास डज नॉट चेंज, सो आंसर इज 27 किलोमीटर पर आवर। ये टाइप ऑफ एमसीक्यू था, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो आज मैंने ऐसे दो क्वेश्चंस किए 17 और 19 जो नहीं लिखना है, लेकिन इसको फिर से प्रॉपर्ली पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू के वक्त बाद में हाँ जरूरत नहीं, मैंने लिस्ट में तो नहीं लिखा, लेकिन एक बार कंप्लीट कर लेना। ये लिस्ट में न्यूमेरिकल के तौर पे ही बना रहा हूँ, लेकिन जब प्रिपेयर करते वक्त सब कुछ एक बार पढ़ लेना। चलो 6.20, a body of mass 0.5 kg travel in a straight line with velocity v is equal to ax plus 3/2. m is equal to ax raised to 3/2 and a is equal to 5 meter raised to 1/2 second raised to -1। मतलब a की वैल्यू 5 है। ये लोग कभी सीधा नहीं लेते, पहले से लिख दिया होता v is equal to 5 x raised to 3/2 तो नहीं चलता, लेकिन नहीं दिया ऐसा। What is the work done by the net force during the displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meter? जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, किसी एक जगह दूसरी जगह जाएगा, तो ऐसे तो वर्क इज द काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसके लिए इसको क्या करेंगे, सपोज फॉर स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट f into dx, so max dx, max dx, लेकिन m इसको क्या लिखेंगे dv by dt into dx, dv by dt into dx। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे दो, so dx by dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। So work is equal to mv dv। Okay, now total work चाहिए, इंटीग्रेशन dw from x equal to क्या लिखा था 0 to 2 mv dv, 0 to 2, sorry, integration mass remain constant, so integration 2v into dv। Okay, what is the formula of integration, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या है, ऐसे तो इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया था। एक ही फॉर्मूला है x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1। यहाँ v के लिए लिखना है, तो v raised to 2 dv is equal to v raised to 2 plus 1, sorry v only, not v, v dv, so v raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, and answer is so work is equal to m v square by 2, 0 to 2, 0 to क्या लिखेंगे 2। अब देखो 1/2 m रिमेन कांस्टेंट, 1/2 ही बाहर लिया, v स्क्वायर 0 to 2, लेकिन v की फॉर्मूला आपको दी है, उसका स्क्वायर करके रखो, सॉरी क्या रखेंगे a की जगह a स्क्वायर, x रेस टू 3/2 का स्क्वायर तो x क्यूब, कहां से कहां तक, ये जो मैंने स्टेप लिखा पता चला, मैंने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर 2 2 कैंसल, a स्क्वायर x क्यूब रेस टू 2, ये भी बाहर ले लो, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, चेंज होगा ओनली और ओनली, चेंज क्या होगा
अब देखो 1/2 m मतलब मास दिया था 0.5, a की वैल्यू 5, पहले अपर लिमिट मतलब x की जगह 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट तो 0. So now 1/2 0.5 25 8 इसका मतलब 0.5 into 100 आंसर कितना होगा 50 जूल. एक बार सिंप्लीफिकेशन चेक कर लो. ये सिंप्लीफिकेशन एक बार फिर से चेक कर लो. क्योंकि दोनों चीज का यूज किया है. डीवी अपॉन डी मतलब डेरिवेटिव वाली फॉर्मूला से उसने एक फॉर्मूला बनाई, इंटीग्रेट किया 0 to इसकी इंटीग्रेशन b square by 2. तो ये सिंप्लीफिकेशन एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लो. क्योंकि दर्पण में भी डायरेक्ट उसने ब्रैकेट रखने के बाद डायरेक्ट जो रखा वो पता नहीं चलता होगा, और इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे रखना पड़ेगा. ओके, इसमें कोई डाउट है? ये लिस्ट याद रखना. आज चलो 5 न्यूमेरिकल रखो, सिर्फ 1 2 3 4 और 5. ये पूरा लिखा है, दूसरे बीच में 2 भी और है. 6.17 6.19 एमसीक्यू बेस, इसको भी प्रिपेयर करना है. एक बार देखना, लिखे नहीं तो चलेगा, लेकिन एक बार इसको प्रिपेयर कर देना. आज इतना रखो, और कल सपोज डाउट सॉल्विंग की लेक्चर होगी तो मैं आपको मैसेज करूंगा. क्लियर? आज इतना कंप्लीट कर दो. चलो, मेरे ख्याल से 3-4 न्यूमेरिकल बाकी, चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे. होमवर्क में 5 कंप्लीट करके देना. ओके सर, थैंक यू सर. Okay.